हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। उसी के साथ कल दो आईपीओ की लिस्टिंग है। क्लीन मैक्स एनवारो एनर्जी का आईपीओ, श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ। तो दोनों आईपीओ की लिस्टिंग दे, स्ट्रैटेजी वगैरह जानेंगे। उसी के साथ बाकी सारे आईपीओ का भी अपडेट लेंगे। और दोस्तों आज इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच भी है। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा। तो मतलब हो सकता है वीडियो लाइव होने तक हो सकता है कि मैच एंड भी हो जाए, और उम्मीद है कि इंडिया जीत जाए। ठीक है ना। मैच तो काफ़ी टफ होगा। और उससे पहले दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपने सुनी होगी कि भाई ईरान और यूएस के बीच में जो वॉर की सिचुएशन हुई है, जो युद्ध की सिचुएशन है, जिसके कारण मार्केट पर बहुत दबाव देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का बड़ा रीज़न भी ये है कि ईरान ने क्या किया कि भाई यूएस के जो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बेस थे, जैसे दुबई, बहरीन वगैरह, कतर, तो वहाँ पर भी अटैक किया है। और अब यूएस और इसराइल साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं। उसके पीछे के कई कारण हैं, और कारण जो भी हो, इससे मार्केट पर ज़बरदस्त इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं इन्हीं देशों के आसपास हैं। ये जो देश है ईरान और इसके आसपास के जो देश हैं, इनके पास क्रूड ऑयल के काफ़ी सारे रिजर्व्स हैं। और इससे क्या होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइस पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इंडिया भी खूब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। और यूएस क्या कि अपना दबदबा रखना चाहता है, और ईरान थोड़ा भी यूएस के अगेंस्ट चल रहा है, जिस कारण यूएस का थोड़ा दबदबा कम हो रहा है। और वो चाहता है कि भाई जो डीले हो इधर उधर दूसरे देशों की, जो भी क्रूड ऑयल की, वो यूएस डॉलर के अंदर हो। शायद ईरान इतना इंटरेस्टेड नहीं है यूएस डॉलर के अंदर। और बहुत सारी चीज़ें हैं। और न्यूक्लियर जो बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, और वो भी रोकना चाहते हैं इसराइल और अमेरिका। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है भाई, इस कारण इसराइल और यूएस जो है ईरान पर अटैक करने पर लगे हुए हैं। बट देखिए एक और भी बीच में खबर आई कि जो ईरान के जो लीडर हैं उनकी भी मौत की खबरें आ रही है। बट ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि उनकी मौत हुई है नहीं हुई है। ठीक है। पर मौत हुई नहीं हुई इससे मुझे लगता है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान हो सकता है और भी हमले ईरान की ओर से देखने को मिले, और युद्ध थोड़े दिन हमें चलते हुए देखने को मिले। इसके कारण मार्केट पर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो ये मतलब क्रूड ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो ज़्यादातर कंपनियां जुड़ी हुई है, उन पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो कल मार्केट पर दबाव रहेगा, जिसके कारण आईपीओ मार्केट पर भी काफ़ी दबाव देखने को मिल सकता है। और ये स्थिति कितने दिन तक रहेगी, क्या बड़ा मार्केट क्रैश होगा? तो देखिए बड़े मार्केट क्रैश की तो उम्मीद नहीं है। हाँ, एक दो दिन तक मार्केट में गिरावट रह सकती है, बट ज़्यादा दिन मुझे नहीं लगता कि इसकी उम्मीद रहेगी। ये मामला जल्दी सॉर्ट आउट होने की उम्मीद है। मतलब मैक्सिमम एक वीक के अंदर हो सकता है। जो अगला वीक है थोड़ा सा हमें मतलब कमज़ोर देखने को मिले, बट इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई कमजोरी आएगी। वापस मार्केट रिकवर हो जाएगा, और ये चीज़ें जल्दी भी सुलझ सकती है। तो अब देखिए जो दबाव आएगा वो आईपीओ मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। अगर मार्केट पर दबाव होगा तो आईपीओ मार्केट पर भी दबाव देखने को मिलेगा। तो अब जो बाकी आईपीओ है उनकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम सारी अपडेट्स भी जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो दोस्तों रेवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ, जिसकी जीएमपी नेगेटिव बता रही है, लिस्टिंग है 4 मार्च को। फिर दोस्तों ओमनीटेक आईपीओ, इसका अलॉटमेंट स्टेटस 2 मार्च मतलब कल की तारीख में आने वाला है। और इसकी भी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। फिर दोस्तों सेडेमैक मैकाट्रॉनिक साइकिल, जिसका रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं, ये 4 मार्च को ओपन होने वाला है। कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आ रही है, बट एक दिक्कत है जो मैंने डिस्कस की है कि डिमांड क्यों नहीं बन रही है। वो रिव्यू वाला वीडियो के अंदर आप देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी इसकी भी जीएमपी लगभग 1%, मतलब 1% से कम है। आप मान के चले कि कोई डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। फिर दोस्तों जो एक अपकमिंग आईपीओ है राजपुताना स्टेनलेस, जिसकी मतलब डेट्स की अनाउंसमेंट हो गई है। ये 9 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। तो ये कंपनी स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर है। बाकी इसका प्राइस बैंड और मार्केट लॉट आना बाकी है। इसकी लिस्टिंग 16 मार्च को होगी। इसके अंदर ओएफएस और फ्रेश इशू दोनों ही होने वाले हैं, मतलब ओएफएस और फ्रेश इशू का मिक्सचर होगा। बाकी प्राइस बैंड, मार्केट लॉट आता ही मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। इसका रिव्यू का वीडियो भी मिल जाएगा। पर अभी की मार्केट कंडीशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इन आईपीओ पर दबाव देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों जानते हैं दो आईपीओ की लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों क्लीन मैक्स एनवारो एनर्जी का आईपीओ, कल 2 मार्च को इसकी लिस्टिंग है। 1053 रुपए के अंदर ये आईपीओ अलॉट हुआ है। जो जीएमपी वगैरह बता रही है वो नेगेटिव बता रही है। बट देखिए गॉर्डियम आईपीओ की भी जीएमपी नेगेटिव थी। बट अभी अगर इसका देखें कि भाई एंकर लिस्ट अच्छी आई, क्यूआईबी की तरफ से थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, उस हिसाब से हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव देखने को मिले। बट ऊपर से मार्केट का भी दबाव है, क्योंकि अभी देखिए यूएस ईरान के बीच में जो वॉर का सिचुएशन आई है, तो हो सकता है कि इसकी जो लिस्टिंग है इस पर हमें इंपैक्ट देखने को मिले। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही कम ही डिमांड बता रही थी। जैसे गॉर्डियम आईपीओ था तो उसकी शुरुआत से डिमांड 20% के आसपास थी, बट बाद में जब लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग होते होते तब कम नेगेटिव आया। पर जिस दिन लिस्टिंग हुई तो 5% पर लिस्टिंग हुई, 10% जैसा प्रॉफिट देखने को मिला। बट इसकी शुरुआत से ही डिमांड जो है कम थी।
अब देखते हैं कल कैसी लिस्टिंग होती है, बट उम्मीद थोड़ी कम नजर आ रही है। अब लॉन्ग टर्म का व्यू जान लेते हैं। तो देखिए, जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके अंदर अप्लाई किया होगा या होल्ड करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव इसके अंदर देख लेते हैं। पॉजिटिव देखिए, इसका सेक्टर अच्छा है, काम इसका बढ़िया चल रहा है, क्लाइंट बेस इसके पास मतलब जो क्लाइंट्स हैं वो काफी अच्छे हैं। ये जो काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, मतलब जो कंपनियां होती है, फैक्ट्रीज होती हैं या जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनके ऊपर ये सोलर प्लांट या विंड एनर्जी प्लांट्स लगा के देती है उनके आसपास, फिर उनको ही बिजली सेल करती है, खुद सेटअप करती है सारा। तो उनके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसके कारण क्या है कि इनको जैसे बिजली का जो सेल करती है उसका किराया वगैरह जो भी मिलता रहता है इनको। और CNI जो सेक्टर है उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी है। दो बड़े नेगेटिव्स हैं, डेट थोड़ा ज़्यादा है, वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है। तो ये दो चीज़ें अगर सही करती तो मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छी साबित हो सकती थी, बट ये दो रिस्क साथ में बने हुए हैं। आने वाले टाइम में अगर डेट कम करती तो मुझे लगता है अच्छी बात होगी, बट ओवरऑल अगर देखा जाए जिस हिसाब से ये कंपनी काम करती है, क्योंकि ये खुद सेटअप करती है, तो इनको भारी इन्वेस्टमेंट या भारी पैसे की ज़रूरत रहती है और इनका पैसा धीरे धीरे करके वापस आता है। तो उस कारण क्या है कि हो सकता है लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर डेट रहे, ठीक है ना, और जिसके कारण क्या है कि डेट रहेगा तो ब्याज भी भरना पड़ेगा, ब्याज भरना पड़ेगा तो प्रॉफिट पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ी समस्या है इस कंपनी के साथ। हाँ, बाकी आपको लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में डेट पे कर लेगी, अच्छी स्थिति में आ जाएगी, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपको नहीं लगता कि भाई डेट नहीं पे कर पाएगी तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। बाकी मेरी तरफ से कोई होल्ड सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। उम्मीद करता हूँ आपकी हेल्प हुई होगी। जरूर हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर दोस्तों, श्रीराम ट्विस्टेक्स IPO, इस IPO की सबसे कम डिमांड थी और छोटा इश्यू साइज भी था, बट आखिरी दिन जबरदस्त सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस IPO पर थोड़ा आप नज़र बना के रखिएगा, थोड़ा ऑपरेटर का गेम हो सकता है इसके अंदर। छोटा इश्यू साइज है तो 5-10% ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। 104 रुपये में मिला। अभी जो GMP बता रही -30, मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा नेगेटिव लिस्टिंग होगी, हो जाए तो अलग चीज़ है, क्योंकि मार्केट का कल दबाव भी रहेगा, बट इतनी ज़बरदस्त नेगेटिव GMP और आखिरी दिन जो सब्सक्रिप्शन आया वो भी ज़बरदस्त आया है। और ये IPO जो लिस्ट होगा, छोटा इश्यू साइज है, तो T2T सेगमेंट के अंदर लिस्ट होगा। 5% के सर्किट लगेंगे, लोअर सर्किट और अपर सर्किट, तो जल्दी लग जाते हैं 5%। तो थोड़ा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है अगर मान लो क्या होता है कि भाई ज़्यादा नेगेटिव लिस्ट हो जाए, फिर उसके बाद ऑपरेटर हावी हो जाते हैं। जैसे नेगेटिव लिस्ट हो गया, उसको लोअर सर्किट लगा दिया, लोअर सर्किट लगने के बाद थोड़ी देर 1-1.5 घंटा ले लोअर सर्किट चलता है, लोग सेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सेल करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से ऑपरेटर्स बाय ऑर्डर लगा देते हैं नीचे से। अब नीचे से बाय ऑर्डर लगेंगे तो क्या है कि उनको माल सस्ता मिलेगा, फिर वो जैसे बाइंग आती है तो लोग धीरे धीरे बाइंग करना शुरू करते हैं। 5% के अपर सर्किट लग जाता है। फिर अगर अपर सर्किट लगे तो 1-2 दिन अपर सर्किट चलेगा, फिर क्या होगा कि ऑपरेटर्स जो अपना प्रॉफिट है वो लेकर निकल जाएंगे। तो ये चीज़ इसके अंदर पॉसिबल है हो, तो थोड़ा आप संभल के रहिएगा और क्या कहते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स गेम में मत फंसिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि भाई आपका पैसा, जो अमूल्य पैसा, ये डूबे। तो अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों की इसके अंदर अप्लाई किया, क्योंकि GMP तो थी नहीं, तो अब उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर बढ़िया है, इसमें काफ़ी ग्रोथ भी अच्छी दिखाई है, ठीक है ना भाई। ये जो धागा बनाती है इसका सेक्टर अच्छा डिमांडिंग है, बट ये हर कोई कर सकता है, इसीलिए मतलब ऐसा कोई है नहीं कि भाई हर कोई सेगमेंट में घुस नहीं सकता, तो कोई विशेष बात नहीं है इसके अंदर। बाकी कंपनी ने रेवेन्यू वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई है, बट मार्जिन्स इसके कम है, मार्जिन्स कम है पर स्टडी है, लगातार इसने दिखाए हैं, ठीक ठीक है। बाकी एक अच्छी बात है कि खुद के जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है रिन्यूएबल एनर्जी के, जिससे क्या है कि अपनी जो बिजली की जरूरत है वहीं से पूरा कर लेती है, और फ्रेश इशू की जरिए और पैसा दे जाएगी, थोड़ा और रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगाएगी। मुझे लगता है जो फ्रेश इशू है उससे अपना डेट पे करती, कुछ कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाती, तो उसके अंदर अच्छा रहता। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, और फ्रेश इशू थोड़ा बहुत डेट पे करेगी। नेगेटिव क्या, नेगेटिव वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, महंगी है, और डेट भी बहुत ज़्यादा है, IPO के बाद भी रहेगा। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, तो इतने छोटी साइज की कंपनी, इसके ऊपर डेट ज़्यादा है, वैल्यूएशंस महंगी है, प्रमोटर की होल्डिंग कम है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। तो मुझे लगता है ये हाई रिस्क की कंपनी है। बाकी देखिए, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी किया है, ठीक है। अब आपको सोचना है आपको होल्ड करना, सेल करना है। पर्सनली मैंने अभी जो IPO चल रहे हैं उनमें से किसी में भी अप्लाई नहीं किया, मुझे रिस्क नज़र आ रहा था। मैं पर्सनली ऐसा नहीं हो कि जलती जो आग लग रही है उसमें हाथ डालूँ, ऐसा मुझे शौक नहीं है। और भी बहुत सारे शेयर्स हैं और भी बहुत सारे IPOs हैं, IPO आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोगों को शौक होता है, मैं खूब बात समझाता हूँ, बट अब इसके अंदर 5-10% मैंने आपको बताया, जैसे ऑपरेटर का गेम होगा, मिलना को मिल भी जाएगा, वो पॉसिबल है। ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सट्टा तो किसी में भी हो सकता है, बट अगर आपको एज ए इन्वेस्टर चलना है तो थोड़ा मौके का इंतजार भी करना चाहिए, ये चीज़ है,
ठीक है, बाकी मेरी तरफ से कोई होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।